आज जो पहला टॉपिक है उसका जो बचा कुचा पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था वो था रूल ऑफ लॉ। ओके, नेक्स्ट इज रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमारे देश में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। कोई भी लॉ हो दैट कैन नॉट वायलेट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान जो है उसके अंदर के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड सुप्रीम बाय 1950। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1949 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया, लेकिन इट केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन 26 जनवरी 1950। इसलिए उसको 1950 कहा गया है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इट्स टू ब्रिंग अबाउट जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ओके, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेंशंस द सोर्स ऑफ पावर कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है। सो दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हम लोग हैं हमने ही लोगों को चुना और उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया एंड अकॉर्डिंगली इतने सालों से उसी कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल बजा रहे हैं। फ्रैटर्निटी है, इक्वालिटी है, उसके अलावा जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में दिया हुआ है। ओके, दैट्स व्हाट इट इज मेंशन्ड। उसके बाद द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन फुटिंग हायर देन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने बोला कोई भी ऑर्डिनरी लॉ होगा, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम, एनी अदर लॉ दैट हैज टू बी बिलो द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम मोस्ट लॉ इन आवर कंट्री। देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द सेम टाइम Constitution also speaks about the three branches, उनकी powers, उनकी limitations। ठीक है, हमारे Constitution में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये जो अलग तीन ब्रांचेस हैं, इन तीनों ब्रांचेस के पूरे ओवरऑल पावर्स एंड एट द सेम टाइम लिमिटेशंस विद रिगार्ड्स टू दोस पावर्स हैव बीन मेंशन्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये तीनों ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के हिसाब से फंक्शन नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अगर जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो लेजिस्लेचर एक्शन लेगा, लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा तो लेजिस्लेचर या जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स काम नहीं करते तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, सो दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्लियामेंट जो है हमारा भारत का पार्लियामेंट, वो हमारे संविधान को अमेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसके अंदर के प्रोविजंस में चेंजेस ला सकता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि सर्टेन लिमिटेशंस आते हैं, कुछ भी आप दिल में वैसे चेंज नहीं कर सकते, वरना आप उसका जो बेसिक कोर है वही आप चेंज कर दोगे, वो नहीं कर सकते आप। सो पार्लियामेंट, जिसमें बोला हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दिस पावर इज नॉट एब्सोल्यूट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक कोर वैल्यूज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज दैट बिकॉज सर्टेन थिंग्स लाइक सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक नेचर, डेमोक्रेसी, सडनली आप नहीं बोल सकते कि डिक्टेटरशिप, सडनली आप नहीं बोल सकते आप हिंदू कंट्री या सेक्युलर कंट्री। सर्टेन थिंग्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दे आर अनचेंजेबल, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने का किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपके जो फंडामेंटल राइट्स मैं अगली साइड में बताऊंगा, उसका जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, वी आर सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, वी हैव रूल ऑफ लॉ, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, ये सारी चीजें हम अगले स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, सी आपको राइट्स के बारे में पता ही होगा कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ सर्टेन राइट्स, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मेंशन किए गए हैं उनको फंडामेंटल कहा जाता है। बिकॉज उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली या हाई कोर्ट। अदरवाइज आपका कोई लीगल राइट होता है, जैसे राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट टू ओनरशिप, राइट टू पोजीशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, मैरिज वगैरह वगैरह, तो आपको लोएस्ट कोर्ट से ऊपर जाना पड़ता है. यू कैन गो ऑन अपीलिंग इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन. बट आपके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, देन एट दैट टाइम आप इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज. आपकी जो कैपेसिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो उतना पैसा भी भरना पड़ेगा. यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी आल्सो. सो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अलग अलग पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 में स्कोप के बारे में बताया गया है. पार्ट 2 में टॉक अबाउट टेरिटरी, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज. पार्ट 3 में सिटीजनशिप है. पार्ट 2 में सिटीजनशिप है. पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अलग अलग पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. इसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं. सो फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है? Basic purpose of fundamental rights is to put limitations on the power of the executive, legislature, judiciary. एक तरीके से एक लिमिट कर रहे हैं पावर्स कि लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है. अभी जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा लॉ है, फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, टाडा के बारे में आपने सुना होगा, जो बेसिकली लॉ है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया था, जो महाराष्ट्र में है, गुजरात में भी है, यानी एंटी टेररिस्ट लॉ. लेकिन उसके अंदर क्या है कि देयर आर सर्टेन प्रोविजंस आल्सो व्हिच विल नॉट डायरेक्टली हिट आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ. तो कोई भी कायदा बनाते समय ऐसे नहीं आप बना सकते कि डायरेक्टली यू विल डायरेक्टली इंपैक्ट द पीपल्स फंडामेंटल राइट्स. ओके, तो लिमिटेशन आ जाता है. पुलिस वाले आपको उठा के लेके गए, सपोज विद इन 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, 24 घंटे के अंदर. अगर आप वो नहीं करोगे तो आपका जो फंडामेंटल राइट है, that is right to life and liberty, वो वायलेट हो रहा है. आपने क्राइम करी नहीं करी डजंट मैटर, बट विद इन 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ये लॉ है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द, इवन यू कैन से द पर्सन हु इज अक्यूज्ड. हम क्या मान लेते हैं, किसी को अक्यूज करते तो वो कन्विक्ट कर देते हैं उसको. कन्विक्शन अलग है, एक्यूजेशन समथिंग इज डिफरेंट. ओके, तो कौन से राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, right against exploitation, cultural and educational rights, freedom of speech and expression, freedom of association and peaceful assembly, right to constitutional remedies for the protection of civil rights. That is finally you can, so आखिरी का जो राइट है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. सो आप देख सकते हो ये सारे राइट्स मैंने इसके बारे में पहले भी बताया क्लास में कि भाई these are some of them. टोटल देखा जाए तो 32 है. ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीसफुल असेंबली का, तो लॉकडाउन में अलाउ नहीं था. 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते थे. सेक्शन 144 अप्लाई किया गया था सीआरपीसी का कि लॉकडाउन में 5 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, क्योंकि हर फंडामेंटल राइट को लिमिटेशंस है. आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप जो मन में है वो बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, बिकॉज आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, रिलीजन, कास्ट, जेंडर के बेसिस पे आप कुछ भी बकवास नहीं कर सकते. यू कैन स्पीक एट व्हाटएवर यू वांट स्पेसिफिकली इन पब्लिक प्लेटफॉर्म. ना बोल सकते हो ना छाप सकते हो. So that is a limitation on your freedom. So कोई भी फंडामेंटल राइट हो वो एब्सोल्यूट नहीं. ओके, सो क्यों लगाया गया? पीसफुल असेंबली है, ठीक है, हम 5 दोस्त मिले, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बोर हो गए भाई लॉकडाउन से, बाहर आके मिले नहीं. क्यों? बिकॉज लिमिटेशंस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ. तो अगर पब्लिक हेल्थ मतलब कोरोना अगर स्प्रेड हो रहा है तो आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट करने का अधिकार सरकार के पास है, वो कर सकते हैं. आप पकड़े गए तो ऑब्वियसली आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, आपको फाइन भरनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी भी जब्त हो सकती है, जो वो लॉकडाउन के समय में काफ़ी लोगों के साथ हुआ. नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इसका मतलब हाँ जी, कभी नहीं राइट्स के टाइम इस्तेमाल किया. हाँ, पब्लिक हेल्थ, राइट्स इज लॉ एंड ऑर्डर. राइट्स मतलब क्या? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ना. मैंने दोनों बोला, लॉ एंड ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ. इवन पब्लिक मोरालिटी, अगर आप कोई बहुत सारे लोग साथ में कुछ ऑब्सीन कर रहे हैं, ऑब्सीनिटी बहुत सब्जेक्टिव है ना. क्योंकि अभी आपने बीच में काफ़ी सुना होगा सोशल मीडिया पे कोई कपल हग कर रहा है, कोई किस कर रहा है पब्लिक में, तो मॉरल पॉलिसिंग चालू हो जाती है. कभी कभी पुलिस वाले तकलीफ देते हैं, कभी कभी कोई दल होता है या कोई पार्टी होती है पॉलिटिकल, या कोई कार्यकर्ता होता है, वो सिखाता है, डंडा लेके पीछे आ जाता है कि गार्डन में क्या कर रहे हो, शादी कर लो, है ना, घर में जाके करो. ये होता है मॉरल पॉलिसिंग. समझ में आ रहा है क्या बोल
तो उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं कर सकते। भैया कुछ ऑब्स्टिक है समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली आउटरेजियस, तो वो पकड़े जाएंगे। ये क्या कर रहे हो? अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल जस्ट नेकेड घूम रहा है वहाँ, पुलिस वाले उसको पकड़ के भाई कपड़े पहना, ये पागल ऐसे नहीं कर रहा, क्योंकि दैट इज ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। बट वही अगर आप देखोगे मूवीज में देखोगे पिक्चराइजेशन किया जाता है, तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। गेम ऑफ थ्रोन्स, टाइटैनिक, है ना। लेकिन वही जब मूवी या वो जब सीरियल जब टेलीविजन पे लगती है तो सेंसर कर दिया जाता है, बिकॉज टेलीविजन देखने के लिए एज लिमिट नहीं, कोई भी देख सकता है। थिएटर पे भी सब कंट्रोल कर सकते हो कि बिलो एज और लेकिन अबव एज और लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, सबको पता है। मैं क्या 18 साल का लगता ही नहीं था, 18 साल का, मैं 25 साल का लगता था, ये तो बड़ा आ जाता। तो डिपेंड कर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एनी और कोई डाउट है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है इसका कि जो हमारे जजेस हैं उनको एक कोई भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई मीडिया प्रेशर नहीं होना चाहिए उनके ऊपर डिसीजन देते समय। दे शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर टू गिव अ पर्टिकुलर डिसीजन इन फेवर ऑफ समवन। जो लॉ है वो इंप्लीमेंट करो, डरो नहीं किसी से, ओके। बट दैट डज नॉट मीन कि आज़ादी जो कर रहा है वो करो, नहीं। दे आर ऑल्सो आंसरेबल। आप जो जब भी कोई जजमेंट देते हो, कोई डिसीजन देते हो, उसके पीछे का रीजनिंग देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव रीजंस, यू हैव टू गिव द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द जजमेंट वाज गिवन, ठीक है। क्योंकि न्याय हुआ है, ओके, पर लोगों को फील भी होना चाहिए कि न्याय हुआ। क्योंकि कई बार मैं अभी एंड में बताऊंगा कि लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है लेकिन जस्टिस नहीं होता। समटाइम्स लॉ इज इंप्लीमेंटेड बट न्याय नहीं होता, ओके। विल सी दैट व्हाई, ऑब्वियसली बिकॉज जजेस के ऊपर अगर आप प्रेशर डालोगे कि भाई तूने ये जजमेंट दिया तो मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तेरी ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में करवा दूंगा। महाराष्ट्र में आओ, सभी को पोस्टिंग मुंबई पुणे में ही चाहिए, किसी को गढ़चिरोली और माल जानना नहीं जानते, विदर्भ एरिया में या खानदेश में नहीं जाना है, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। सब लोगों को मुंबई पुणे में पोस्टिंग चाहिए। डराना भाई तू अगर के लिए जजमेंट देगा तो तेरी ट्रांसफर करा देंगे। सो ये नहीं कर सकते आप जजेस के साथ, ठीक है। सो उनको उनके ऊपर एब्सोल्यूट बोल सकते हैं कि फ्रीडम चाहिए, उनको किसी बात का डर नहीं चाहिए कि भाई हाँ जी नहीं करेंगे। वो भी इंसान ही, हम भी इंसान है। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं डर होता है, कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो किताब में बहुत कुछ चीजें लिखी होती है, प्रैक्टिकली बहुत अलग होता है। जज जब अपॉइंट होता है उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे किसकी सिग्नेचर होती है? प्रेसिडेंट की। मुझे अगर कोई अपॉइंट कर रहा है तो मैं ऑब्वियसली आई विल लिटिल उसने मुझे अपॉइंट किया। कई बार आपको मतलब बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर नॉट हेल्डिंग द जजेस अकाउंटेबल आल्सो। आप दिखाइए आपका प्रॉपर्टी कितना है, नहीं, इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट हो रहा है। पॉलिटिशियन की देख सकते हो, ब्यूरोक्रेट्स की देख सकते हो, किसी भी पब्लिक सर्वेंट का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड देख सकते हो, लेकिन जज का नहीं देख सकते क्योंकि उससे इंडिपेंडेंस इम्पैक्ट होगा। अगर आप क्लीन है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 4 टू व्हीलर है, 2 बंगले हैं, मैं जज हूँ, मेरा 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरे 73 है, ऐसा मेरा सोना है। इफ यू आर क्लीन, इफ यू आर ये इंडिपेंडेंस ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए मीडिया ट्रायल के बारे में आपने सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत की केस हुई होगी, उसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे निर्भया केस आपने देखी होगी, अन्ना हजारे का मूवमेंट आपने देखा होगा। मीडिया इतना उस बारे में टीआरपी के लिए या इवन टेररिस्ट जब 26/11 अटैक हुआ तो मीडिया की वजह से ही हमारे सोल्जर्स मारे गए, 1-2 जो मारे गए, हमारे पुलिस वाले मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये मत करो, वो मत करो, फिर भी मीडिया कर ही रही है, मीडिया तो कर रही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यस इंडिपेंडेंस इज देयर, लेकिन वो भी इंसान है, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। दे कांट बी एब्सोल्युटली इम्पार्शियल, एब्सोल्यूट किधर भी नहीं होता, क्योंकि इंसान है। आपने अगर वो मूवी देखा होगा सेक्शन 375 ऑफ अक्षय खन्ना, वो लड़की एलिगेशन करती मेरा रेप हो गया। वो डायरेक्टर होता है, फिल्म डायरेक्टर, वो फैशन डिजाइनर होती है, उनके बीच में अफेयर होता है। शी नोज दैट ही इज मैरिड, स्टिल शी हैज एन अफेयर, उसे उसको काम मिलता है। सडनली व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द, उनमें झगड़ा हो जाता है, एंड देन शी फाइल्स अ रेप केस। मूवी का ऐसा बताया कि भाई उसको तो पनिशमेंट हो गई, जो डायरेक्टर था वो तो गया, उसकी फिल्म उसकी बेबी छोड़ के चली गई, वो जेल में चला जाता है।
लेकिन ऋचा चड्ढा जो दिखाई है एडवोकेट लड़की की, वो अक्षय खन्ना को बोलती है कि सर डिसीजन तो आ गया लेकिन न्याय नहीं मिला, क्योंकि उसने फंसाया, उनका रिलेशन था, कंसेंशुअल सेक्स था, इट वाज नॉट रेप। रेप मतलब आप कंसेंट के खिलाफ, उनका रिलेशन था और उन्होंने किया और फिर उसने बोल दिया रेप हुआ। शी हिट हर, खुद को मार के देती है कि मेरे पे हुआ। एंड देन फाइनली एंड में अक्षय कुमार बोलता है, अक्षय खन्ना बोलता है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। न्याय करना वो काम अपना नहीं, अपना काम सिर्फ अपने क्लाइंट को जितना बचा सकते। तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज वेरी वेरी राइट, ठीक है, जितना इंडिपेंडेंट रह सकते रहो। So yes, institutional or collective independence of the court or tribunal of which that judge is a member. Obviously, सारे judges को मिला के सारा board, सारा panel should be independent. They should not have any kind of pressure on them. Supreme Court, High Court, District Court. This is the normal hierarchy. सबसे ऊपर Supreme Court होता है कि ये हमारे देश में दिल्ली में, हर स्टेट में High Court होता है, and finally हर district में District Court होता है. This is the normal hierarchy. उसके अलावा tribunals होते हैं. ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि दीज आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज व्हिच आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स। स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट होगी तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। अगर आपका डिस्प्यूट है विद रिगार्ड्स टू रेलवेज तो रेलवे ट्रिब्यूनल में जाओगे। अगर आपका इनकम टैक्स के रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाओगे। यू विल नॉट गो टू द सिविल कोर्ट, वो बोलेंगे ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉ पास किया जाता है बाय पार्लियामेंट, देन कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू दैट लॉ वेदर इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। हमारे संविधान को वो वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने खुद के डिसीजंस भी चेंज करवाता है। एक डिसीजन दे दिया, उसके बाद उन्होंने वो बोलते कि नहीं ये गलत डिसीजन हो गया, हम डिसीजन चेंज करें। ये दिस आल्सो फॉल्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। बट मोस्टली जो लॉज पास किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में, अगर वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है, देन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू द कोर्ट कैन हेल्ड दैट पर्टिकुलर लॉ टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड। ठीक है, कोई भी कायदा हो, एनी लॉ। ओके, फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, आपको साइबर लॉ पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 66A करके एक सेक्शन था जिसके अंदर ये लिखा गया था कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोशल मीडिया या इंटरनेट पे या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में कोई भी ऑफेंसिव मैसेज लिखता है जिसकी वजह से किसी भी इंसान, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रुप के अगर फीलिंग्स हर्ट होते हैं, देन दैट इज अ क्राइम। अभी किसके फीलिंग हर्ट होना है कितना आर्बिट्ररी टर्म है। अगर कोई इंसान को आप उसके रिलीजन या कास्ट के ऊपर कुछ बोलोगे तो हर कोई इंसान उसी तरीके से फील नहीं करेगा, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, बाहर में जाने कुछ फर्क नहीं पड़ता, भोग रहा है भोगने दे। कोई एग्रेसिव हो जाएगा, तलवार लेके उसको काट भी देगा, दिस इज एक्सट्रीम। एक बिल्कुल केयर नहीं कर रहा और एक तलवार लेके पीछे पड़ गया, सनीदल बन गया। समझ रहे, दो एक्सट्रीम व्यूज है। तो इट वाज वेरी सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी लॉ था ये सेक्शन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत ये बोला गया सेक्शन 66A इज आर्बिट्ररी, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। श्रेया सिन्हा की केस थी, उन्होंने फाइनली श्रेया सिन्हा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्शन 66A को हटा दिया गया, क्योंकि उसी सेक्शन के अंदर अगर आप लोग रिकॉल करेंगे जब बाला साहब ठाकरे व्हेन ही पास्ड अवे, उसके बाद दो लड़कियों, एक लड़की ने फेसबुक पे स्टेटस डाला था, ड्यू टू द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिशियन मुंबई इज क्लोज्ड डाउन फॉर कपल ऑफ डेज ड्यू टू व्हिच वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, और उसकी एक फ्रेंड ने उसको लाइक किया। ये मैसेज था, इसमें ऑफेंसिव क्या है? बट स्टिल शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनके फीलिंग्स हर्ट हुए और उन्होंने जाके उनके ऑफिस में और उनके शॉप में तोड़फोड़ की और अंडर सेक्शन 66A दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। लॉ इंप्लीमेंट हो गया, जस्टिस हुआ। उसके बाद मीडिया ने वो मैसेज पढ़ा, मीडिया ने बोला क्या इसमें ऑफेंसिव क्या है? गाली दी है, इवन ऐसा नाम तक नहीं मेंशन किया। अ पॉलिटिशियन हैज पास्ड अवे ड्यू टू व्हिच मुंबई इज क्लोज्ड डाउन फॉर कपल ऑफ डेज ड्यू टू व्हिच वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। अभी ये कितना सब्जेक्टिव है? आपके फीलिंग्स हर्ट हुए? नहीं। मेरे हुए? नहीं। लेकिन शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनके हो गए,
इसीलिए ये सेक्शन ऑब्वियसली उन दोनों लड़कियों को छोड़ दिया गया और पुलिस वालों का स्टेटमेंट चेंज हो गया। पुलिस वालों ने पहले बोला हमको अरेस्ट किया गया है अंडर 66A, उसके बाद जब उनको छोड़ा गया तो पुलिस वालों ने बोला दे वर नॉट अरेस्टेड, दे वर टेकन इनटू कस्टडी फॉर गिविंग देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कार्यकर्तास ऑफ शिवसेना। सो दिस इज पुलिस कस्टडी नॉट अरेस्ट। यूनाइटेड नेशन में बोलते हैं ना रशिया ने वॉर थोड़ी ना किया, इट इज नॉट वॉर, इट्स एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। अरे मैंने उसको थोड़ी ना मारा है, मैंने तो बस उसको कान के नीचे बजाई। Amber Heard, I never punched Johnny, I hit him. भाई पापा की परी, क्या मतलब? मैंने उसको कभी हिट नहीं करा, मैंने कभी उसे पंच नहीं किया, मैंने उसको हिट किया। सो या तो ये रिव्यू करना पड़ता है कई बार कि कोई भी लोग क्या बोलते हैं कि लाइक अनदर वेरी एक्सट्रीमली फनी explanation which was given by Amber Heard was, आप बताइए, I pledged to donate money, and I donated the money, इसमें फर्क है? फर्क है क्या? I pledged to donate, हाँ भाई मैं डोनेट करूँगा, and I donated the money, मैंने पैसे दे दिए, फर्क है? नहीं, सेम। ऐसा Amber Heard के लॉयर्स और Amber Heard का वो मेरा वो सेम ही मतलब था। सो अमेजिंग। तो ऐसा कोर्ट में चलता है कि ड्रामा क्या है। दैट वाज अ वेरी गुड ट्रायल टू अंडरस्टैंड हाउ जुडिशियरी फंक्शंस। उसके बाद चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ लॉ। देखिए लॉ चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, हौले हौले में आप बोल सकते हो कि लॉज में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ब्रिटिश ट्रेडिशन में जजेस का काम था सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करना। आज के डेट में जजेस खुद लॉ बना सकते हैं। अभी मैंने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझाया था, इट पुट अ लिमिटेशंस ऑन द अमेंडमेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अभी जजेस भी लॉ बना सकते हैं इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, ब्रिटिश में, यूके में जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट नहीं है, अमेरिका में, इंडिया में दोनों है, इंटरव्यू भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। इंडिया हैज टेकन अ मिडिल पाथ, भाई हमारे लिए दोनों सही है। इंडिया डायलेमा में था पहले, अभी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज टू प्रिवेल, स्पिरिट ऑफ द लॉ हैज टू प्रिवेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने न्याय करना है तो लोगों को, मैंने जैसे बोला कि यू आर डूइंग द लॉ, आप लॉ बना रहे हो, लॉ पास कर रहे हो, लॉ इंटरप्रेट कर रहे हो, सब सही है, अपनी जगह पे सब कुछ सही है। लेकिन अगर लोगों को फील नहीं हो रहा है, इफ पीपल आर नॉट फीलिंग दैट जस्टिस हैज बीन डन, देन ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई गलत हुआ, सही नहीं हुआ, ठीक है? सो हाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड ट्रुथ। सच्चाई में और न्याय में कभी कभी फर्क होता है, कभी कई बार आपके पास प्रूफ नहीं होता, आपके पास एविडेंस नहीं होता, तो आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते। हमारे देश में कन्विक्शन रेट 20% के आसपास है, उससे भी कम है एक्चुअली। कन्विक्शन रेट बहुत कम है हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश का ये मानना है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को आप पनिश मत कीजिए। ये इसके पीछे का लॉजिक है बेसिकली, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपके पास विटनेस नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ओके, अभी रिसेंटली लाइक आई कैन गिव एग्जांपल कि भाई अभी फ्राइडे को मैंने को मारा जिम में, ट्रेनर था, उसको हिट किया, तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा, क्योंकि बाहर भाग गया, वो स्मार्ट, मुझे नहीं पता था सीसीटीवी कहाँ है जिम में, बाहर भाग के सीसीटीवी में दिख रहा है, मैं उसके चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में लगाया उसको कहाँ मारा मैंने? चेंजिंग रूम में कैमरे नहीं होते, राइट? तो ऑब्वियसली उसके बाद जब पुलिस स्टेशन गए तो उसके पास सीसीटीवी फुटेज था, मेरे पास नहीं था। तो दे वर लाइक ऑब्वियसली पुलिस पीपल बिकेम एग्रेसिव एट मी बिकॉज़ आई एम लुकिंग दिस बिग गाय, जो बॉडी है, बिल्ड है, एरोगेंट है, दिख रहा है, तो दैट इमेज यू हैव इंटरप्रेट कर लेते कि ये ऐसा ही होगा, ये इंसान नॉर्मली ऐसा होता है। बट ये इस केस में नहीं था। मैंने बोला सब सही है आपका, मैं उस पर चिल्ला रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ। पहली बात तो सीसीटीवी में आवाज़ नहीं आती, तो किसके बेसिस पे उसको गाली दे रहा हूँ? दी मैंने गाली, पर हाँ प्रूव कर,
वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे। मैंने बोला ठीक है, नहीं आप एग्रेसिवली आप यू पोजिंग वेरी एग्रेसिवली ऑन इन फ्रंट ऑफ हिम। बोला क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँ, पागल हूँ मैं, मेरा काम धंधा नहीं है, मेरे को जिम में आके मारामारी करने का, ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस है, क्यों करा मैंने ये, व्हाई मेंस लिया, व्हाट इज द मेंस लिया, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब कहाँ कैसे ऐसे चिल्लाए मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर होता है? तो रास्ते पे तो हर कोई जगह जगह पे अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है। फिर ट्रैफिक वाले सारा सिग्नल तोड़ देते, गाली गलौज करते, कट मारा तो गाली गलौज करते, रुक के चिल्लाते अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। वो मार सकता था, साइड में तो जिंदा खड़ा है, नहीं मारना चाहता था मैं, बट मारना चाहता था मैं ऑब्वियसली। आप एक लॉ प्रोफेसर है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, टू लॉ इन योर ओन हैंड्स, इसलिए तो जिंदा है। I knew law, that's why he's alive, or he's not grievously hurt. क्योंकि मैं रुक गया, सेंसेस आ गए उस मोमेंट में, छट इट्स अ ट्रिगर, you lose control, you lose your cool। कितना दिन cool रखेंगे यार, कितना देर तक यार, कितने देर हम क्या होते हैं ना, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं जॉब करने वाले, उनको लगता है कि भाई समझदारी से बिहेव करो, क्यों पंगे लो, कोई गाली दे के फिर हम हाँ भाई ठीक है छोड़ो, क्यों आपस में गाली दी, उसने गाड़ी रोक दी, मारामारी हो गई, हमें हर्ट हो गया, हमें रोज जाना है, वो लोग 10 लोग लेके आएंगे, झोपड़पट्टी के लोग हैं, मार देंगे, चूड़ा छोड़ देंगे, हम डर जाते हैं बेसिक, क्योंकि हम समझदार हैं। छोड़ देता हूँ समझदारी अपनी जगह पे सही, लेकिन हाँ लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं कर पाया, कुछ हाँ तो फिर पुलिस एंड ऑल द गैंग, सी दोस गाइस तो झोपड़पट्टी के लोग थे, वो सारे जो पुलिस वाले थे उनके जान पहचान थे, वो 15 लोग आए, मैं अकेला था, ये फैक्ट है, 15 लोग आ गए, उनके नाम तक वो जानते थे, मेरा नाम ठीक से कोई याद भी नहीं कि भाई इसमें मेरा नाम क्या है। जिन 2 लोगों में झगड़ा हुआ है उसमें एक इंसान का नाम भी इनको अरे इसका नाम क्या था, और बाकी के 15 लोग जो झोपड़पट्टी से, उनका सबका नाम उनको पता था। एंड ऑल दिस पुलिस ऑफिशियल्स आर यू नो घेर दिया। नॉर्मली क्या करेगा, देखो भाई मैनेज कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मार दे भाई खान की नीचे, मैटर सॉल्व कर दे, पैसे ले, है ना। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, 5 पुलिस वाले आ गए, चिल्ला रहे, समझता गया अपने आप को, बॉडी का क्या है, सर सर हाँ तो कमाई मैंने कमाई करेगा ही, मैं एटीट्यूड अभी मेरी स्टाइल, तो डर क्यों नहीं रहा है। अटेम्प्ट टू मर्डर, बोले कल्पना होमोसाइड था क्या, मर्डर था, ये एनसीपीसी की सीट समझ में नहीं है, एक सेक्शन निकाल के डाला, तो भाई ये तो लॉ प्रोफेसर, इसको लॉ मालूम, बस लॉ नाम का प्रोफेसर नहीं, बहुत सारे प्रोफेसर को कुछ पता नहीं होता, उनको सिर्फ उनका सब्जेक्ट पता होता। मैं तो भाई सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो सभी लॉ पढ़ते हैं। मैंने बोला उसको कि देख भाई, हाँ यू पुश्ड मी एंड आई पुश्ड यू हार्डर, तो मैं हिला तो हिल गया, तो कुछ फर्क तो मैंने एक्सेस किया, मैं बाहर आया इसी, बिकॉज जिम है, वो ट्रेनर है, उसी के जिम में उसकी सब उतार दी, तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा बुरा लगा, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली एग्रेसिव बिहेव किया, तो आई सेड ओके आई एम सॉरी फ्रॉम माय साइड, मैंने मेरा ज़्यादा हो गया, लेकिन भाई तुझे हाथ नहीं लगाना चाहिए, बात करना मुझसे, अगर जिम में प्रॉब्लम्स है मैं कंप्लेंट तुझे ही करूँगा, किसी और को कंप्लेंट तो करने वाला हूँ, यू शुड नॉट हैव टच्ड मी, यू शुड नॉट हैव पुश्ड मी, यू इनिशिएटेड, तेरे पुश में मेरे पुश में फर्क रहेगा। कुत्ता भौंक रहा है हाथी ने ऐसा कर दिया, तो कुत्ता दूर जाके गिरेगा ना, लगेगा कुत्ते को, हाथी को क्या, हाथी चल रहा है। तो ये मैंने समझाया उधर पुलिस स्टेशन पे भी ये बोला, देखो अपने आप को हाथी बोल रहा, तो क्या बोल छुआ, you should understand, you should have killed him by your bare hands, he should understand not to push the person who is 6'5", who is 125 kg, कि भाई उसको नहीं हाथ लगाना चाहिए, ये मार सकता है, उसको अकल नहीं, but no, all the people on this side, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, करो कार्रवाई नहीं, कुछ कार्रवाई क्या करेंगे, सीसीटीवी में आवाज भी नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ चिल्ला रहा किसी भी तरह का, बॉस भी तो चिल्लाता है सर, क्या क्राइम है क्या। सो इफ यू नो योर लॉज, सो ट्रुथ और जस्टिस में फर्क होता है, ट्रुथ और जस्टिस में फर्क होता है। सच तो यही था कि ही इनिशिएटेड इट, ही डिड नॉट टॉक प्रॉपर्ली, इंसल्ट किया, पुश किया, ही वाज आस्किंग फॉर इट, तो ही गॉट इट, एंड फाइनली जो हुआ इन्होंने कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि
क्योंकि उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं था मेरे ख्याल में, उसके पास सीसीटीवी था लेकिन उसमें से मैं एग्रेसिवली बात कर रहा हूँ। आई सेड बिकॉज ही इंसल्टेड मी, मैं पागल थोड़ी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरा काम है, मेरी अकेडमी है, मैं अपना काम कर देता हूँ, जिम नहीं करता, निकाल के वर्कआउट करके आता हूँ, थोड़ी ना मैं ट्रेनर को मारने आता हूँ। मेरी सिस्टर बाद में मेरे वो ऐसा कौन है ट्रेनर, उसका नाम मैं तो ट्रेनर है, मेरी मेरी बहन इतनी वो ट्रेनर इतना से, तू ट्रेनर है, तो मेरा भाई ट्रेनर लग रहा है। लेडी नो इन लॉ इज डेंजरस, पहले से लड़की है, ऊपर से उसको लॉ पता है, वो भी क्रिमिनल है। पुलिस वाले मैडम मैडम बैठिए, स्टेशन डायरी किधर है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रुथ एंड जस्टिस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। कई बार वो मर्ज हो जाते हैं पर कई बार नहीं होते। ओके, सो दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर, आपका पहला चैप्टर ये था खत्म। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है दैट इज इन रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स एज अ पॉलिसी। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, वो भेज देते हैं।